तो मुझे पता है आप लोगों को सबको एनजीएस एंड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बारे में जानना है, बट मैं क्या करूंगी ना, हम ऐसे डिस्कस करते, जैसे पेशेंट जब क्लिनिक में आया तो पैथोलॉजी टेस्टिंग क्या होता है और फिर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग क्या होता है, बिकॉज पैथोलॉजी के बाद ही मॉलिक्यूलर टेस्टिंग डिसाइड होता है। तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग तो उसका कोई इतना मतलब नहीं रहेगा जितना मैं आपको पैथोलॉजी से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। तो रहा बात कैंसर क्या है, कि कैंसर में ऐसे सेल ग्रो होते जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सेल्स ग्रो होते हैं फिर वो मर जाते हैं अपने आप, ये नॉर्मल सिनेरियो रहता है। कैंसर में क्या होता है, एक प्रकार के सेल्स ग्रो होते जाते हैं और एक गांठ पैदा होती है। तो ये गांठ जब लंग में होती है तो तो पेशेंट को क्या होता है, तकलीफ होता है, खांसी आती है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसको खांसी होती है, उसका वजन कम हुआ रहता है, सांस लेने में तकलीफ, ये कंप्लेंट से एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और फिर डॉक्टर उसका एग्जाम ऐसे उसका जांच करके क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तस्वीर निकालते हैं, कोई एक्सरे निकालता है, सीटी स्कैन होता है। वो सबके बाद अपने को क्या पता चलता है कि गांठ किधर है, सिर्फ लंग में है कि लंग के बाहर गई है, कितनी बड़ी है। तो ये सब चीजें अपने को इमेजिंग से पता चलती है। वो छाती तक ही है कि पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गई है, छाती में पानी भरा है क्या। तो ये सब होने के बाद अपने को एक पता चलता है कि किधर किधर तक ये गांठ फैल चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पैथोलॉजी करेंगे। पैथोलॉजी करेंगे तो क्यों करेंगे हम पैथोलॉजी, अभी अपने को पता ही है गांठ यहाँ वहां है, तो क्या पैथोलॉजी करना जरूरी है? तो बहुत ही जरूरी है पैथोलॉजी करना, बिकॉज पैथोलॉजी से आपका जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्म होता है मतलब क्या होता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं, ये पक्का पता चलता है। अभी कैंसर तो है, लेकिन किस प्रकार का कैंसर है ये अपने को पैथोलॉजी रिपोर्ट से पता चलेगा। तो कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हमको क्या पता चलता है पैथोलॉजी से, कि जैसे कुछ कुछ ट्यूमर के मैं नाम बोलूंगी, मैं हिंदी में नहीं बोल सकती। सो एडिनो कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ऐसे ब्रॉडली ये अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। तो ये कैंसर से अपने को क्या पता चलता है कि कौन से टाइप का ट्रीटमेंट ये पेशेंट को चलेगा। किसी किसी टाइप के ट्यूमर में अपने को सिर्फ सर्जरी दिया जाता है, कभी कभी सिर्फ दवाई काम आती है, कुछ कुछ ट्यूमर में रेडिएशन लाइट थेरेपी दिया जाता है। तो इसके लिए अपने को पैथोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ ट्यूमर बहुत बड़े फटाफट ग्रो होते हैं, कुछ कुछ बहुत धीरे से ग्रो होते हैं। तो ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन एक पैथोलॉजी रिपोर्ट से मिली। अभी पैथोलॉजी टेस्टिंग मतलब हमको कैसे पता चलेगा, तो आप लोगों ने बायोप्सी सुना ही होगा। तो जो भी एक गांठ रहती है, वो गांठ का एक टुकड़ा निकाला जाता है, या अगर पेशेंट को छाती में पानी भरा है तो पानी निकाला जाता है, या फिर कभी कभी गांठ में सुई डाल के उसका पानी निकाला जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के मटेरियल लेके हम एक पैथोलॉजी का रिपोर्ट देते हैं। तो जब ये बायोप्सी होती है तो भी आपको पता ही है, बायोप्सी निकालने के बाद फिर वो आप लैब में सबमिट करते हो। लैब में क्या करता है, एक ऐसे वैक्स का टुकड़ा में उसको पूरा प्रोसेसिंग करके एक वैक्स के टुकड़े में उसको जमा किया जाता है। अभी ये जो टुकड़ा है आपके बायोप्सी का, जो वैक्स में है, वो प्रिजर्व हो सकता है 20 साल तक। 20 साल तक वो एक लैब में रहता है, और आगे भी कभी भी जरूरत पड़े कुछ भी टेस्ट करने की तो वो वैक्स के ब्लॉक पे वो हो जाती है। दूसरी चीज, जब पानी निकालते हो तो क्या ग्लास का, कांच का एक टुकड़ा रहता है, उसमें वो सेल्स रहते हैं, वो देख के हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से जो बायोप्सी के वक्त लेते हैं, एफएनएससी के वक्त लेते हैं, हम ये सब प्रोसेस करते हैं लैब में और उसको प्रिजर्व करते हैं, और फिर वो पैथोलॉजी जैसे हम लोग हैं, हम लोग वो देखते हैं और हम लोग रिपोर्ट देते हैं कि कैसे प्रकार का ये ट्यूमर है, उसमें कितना ट्यूमर परसेंटेज है। जैसे बहुत टिश्यू तो बहुत होगा, लेकिन उसमें ट्यूमर का प्रमाण कितना है, तो वो क्यों चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ऐसे करके पैथोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट जनरेट करता है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए सब चीजें एक साथ देखी जाती है, जैसे पेशेंट का ट्यूमर का साइज कितना है, वो छाती तक ही है कि बाहर स्प्रेड हो चुका है, उसका पैथोलॉजी रिपोर्ट क्या है, ये सब करके पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। ठीक है, इधर तक एक पैथोलॉजी का एक रोल है। अभी नेक्स्ट आता है, अगर समझो एक पेशेंट को छोटा सा ट्यूमर है, पैथोलॉजी वाइज इतना ठीक ठीक ट्यूमर है, इतना बुरा भी ट्यूमर नहीं है, तो पेशेंट जाएगा सर्जरी के लिए। ठीक है,
अभी मेन मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कब काम का आता है, जब ऑलरेडी कैंसर यहाँ वहां स्प्रेड हो चुका है, तभी मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है, दवाई ट्रीटमेंट रहती है। तो ये जब दवाई की ट्रीटमेंट रहती है, तो अगर हम देखेंगे 10-20 साल पहले एक लंग कैंसर बोलते थे तो पेशेंट को एक ही टाइप का दवाई था, कीमोथेरेपी, और हार्डली पेशेंट 5 से 6 महीने तक ही उसका लाइफ रहता था। और आज की तारीख में आप देखोगे तो कितना वाइड इधर वहां स्प्रेड हुआ है। बट आपके पैथोलॉजी रिपोर्ट पे और आपके कुछ कुछ ऐसे जो है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में आते हैं, उससे आपको बहुत ऑप्शंस है। तो अभी वो टाइम रहा ही नहीं कि लंग कैंसर मतलब एकदम डरना या कुछ टाइम ही नहीं है, वो टाइम रहा ही नहीं। बट ये कैसे जरूरी है, आपको ये सब टेस्टिंग करना पड़ेगा। अभी समझो हम एक कंडीशन लेते हैं कि पेशेंट को यहाँ वहां सब जगह पे ट्यूमर फैल चुका है और आपका पैथोलॉजी रिपोर्ट आया, फिर आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमको इसमें मॉलिक्यूलर टेस्ट की जरूरत है ना। तो आपने बहुत बार सुना रहेगा कि EGFR सुना रहेगा, अल्क सुना रहेगा, रॉस, ऐसे कुछ कुछ है। तो वो हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन में अपना आता है क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, NGS, ये सब टेस्टिंग। ठीक है, अभी हम देखेंगे अपने को ये क्यों टेस्टिंग करना जरूरी है। अभी जैसे अगर हमने फॉरेन कंट्रीज में देखा तो उधर कुछ कुछ वहां पे और यहाँ पे काफी सारे रिसर्च हुए और उन्होंने देखा कि सिर्फ स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा ऐसे जरूरी नहीं है। आज के डेट में थोड़ा यंग पेशेंट है, छोटे एज का पेशेंट है, स्मोकिंग भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी कैंसर हो गया। तो ऐसे कैंसर में कॉज क्या है, रीजन क्या है, तो इसके लिए ये सब जानने के लिए ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है। वो जानने के लिए और उसके बाद जो अपने को कुछ कुछ उसमें से जो रिपोर्ट में आते हैं उसके अगेंस्ट अपने पास बहुत अच्छी दवाइयाँ, इवन ओरल दवाइयाँ है। तो ऐसा भी नहीं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी लेना पड़े, तो ओरल दवाई लेके भी पेशेंट का उतना लाइफ बढ़ जाता है। बट सबके लिए ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जरूरी है। अभी मैं बताऊंगी, अभी ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना तो है, इतना समझ में आ गया अपने को। अभी अपने को जानना है ये करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, बायोप्सी का टुकड़ा लेके एक वो वैक्स के ब्लॉक में जमा रहता है, कभी ग्लास के टुकड़े पे रहता है, ये सब चीजों से ही हम आगे के टेस्ट करेंगे। अभी ये जानने के लिए कि पेशेंट का जो जीन लेवल, अभी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, हम कुछ कुछ प्रकार के जीन्स देखते हैं। वो जीन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे, इसलिए ये पेशेंट को कैंसर हुआ है। तो वो क्या एबनॉर्मल फंक्शन है, कौन से जीन्स में है, इसके लिए लंग कैंसर में काफी सारे स्टडीज हो चुके हैं और एटलीस्ट 4 प्रकार के टेस्ट तो जरूरी है। तो उसमें आते हैं EGFR, अल, रॉस एंड PDL। ये 4 जो है हम टेस्ट काफी सारे मतलब नियरली सब ट्यूमर में हम करते ही है, लंग के कैंसर में करते ही है। ये सब करने के लिए देखो अपने को जानना जरूरी है कि ये मेनली लंग का कैंसर है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ वहां का कैंसर रहता है, वो लंग में आके बैठ जाता है। तो अपने को बहुत, तो ये सब पैथोलॉजी टेस्टिंग से तुम पहले देखोगे कि ये लंग का ही कैंसर है, और अगर लंग का कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है, और फिर बाद में आता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, ताकि तुम पेशेंट को एक्सप्लेन करो कि आपका ये कैसा ट्यूमर है, इसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट है कि नहीं है, वो सब चीजें अपने को सब ये रिपोर्ट से पता चले। अभी कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर बहुत कम रहता है, कि डायग्नोसिस तो हो गया कि पेशेंट को कैंसर है, बट आगे इतने सारे टेस्ट करने के लिए कि अपने पास उतना ट्यूमर है, तो उसके लिए कभी कभी आपने सुना होगा कि बायोप्सी लिया है, फिर डॉक्टर बोलते हैं हाँ कैंसर का, लेकिन वापस बायोप्सी लेनी पड़ रही है क्योंकि आगे इतना सब टेस्ट करना है, उसके लिए ट्यूमर नहीं है। ये खास करके लंग कैंसर में ये बहुत इश्यू होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बायोप्सीज होते हैं। और सिर्फ कैंसर है ये बोलना जरूरी नहीं, बट अपने को पूरा आगे का मॉलिक्यूलर का रिपोर्ट देना है। अभी हमारे सेंटर में हम क्या क्या करते हैं, एक पैथोलॉजी का रिपोर्ट आया, फिर एक IHC करके टेस्ट रहते हैं, IHC टेस्ट करते हैं, कोई कोई एक फिश करके टेस्ट रहता है, कोई PCR टेस्ट रहता है, और एक रहता है NGS टेस्ट। अभी एक IHC देखो, फिश देखो, इसमें सब हम एक एक जीन्स देखते हैं। जैसे पहले टेस्ट किया, EGFR टेस्ट किया, निगेटिव आया, अल्क टेस्ट किया, ऐसे सब अलग अलग। बट NGS का क्या फायदा है, ये सब चीजें एक साथ NGS में होती है, कि तुमको एक ही तुमने ट्यूमर का सेक्शन दिया और तुमने ये सब NGS। तो अभी हमारे पास जो टेस्ट है उसमें हम 42 जीन्स, 40 जीन्स तक एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें
लेकिन अब देखो, एक बार हम एक जीन्स टेस्ट कर रहे हैं IHC में और फिश में, और एक साथ तुम 40 जीन्स टेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं? इसलिए किसमें फर्क आता है? कॉस्ट में फर्क आता है। तो ये काफी महंगा टेस्ट रहता है। अगर आपको एक आप EGFR टेस्ट करो जो आपको 5-6 हजार होगा, तो इसमें EGFR के साथ आपके पास और 40 जीन्स है, तो उसका रेट उससे 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको लगेगा क्या जरूरी क्या है? तो आप समझो, आपका जो ट्यूमर टिश्यू है, आपका EGFR आया पॉजिटिव तो ठीक है, आपके पास ट्रीटमेंट है। निगेटिव आया तो आपको वापस दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। वो निगेटिव आया, वापस तीसरा टेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा कभी कभी क्या रहता है कि एक साथ तुमने NGS का टेस्ट कर दिया। कॉस्ट ज्यादा है। अभी टाइम कितना लगता है? अगर टाइम आप देखो, पूरा आपका बायोप्सी निकाल के पैथोलॉजी रिपोर्ट आने तक हम कम से कम बायोप्सी का एक वर्किंग डेज का 10 डेज का देते हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। ऐसे करके मॉलिक्यूलर टेस्ट में IHC फिश देखा जाए तो और 7 दिन लगेगा। और अगर आपको डायरेक्टली आप NGS मांगते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो ये टाइम अलग अलग टेस्ट का लगता ही है। अगर कभी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का फोन आता है कि पेशेंट बहुत सीरियस है, हमको बहुत अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए, तो हम इसमें NGS का इतना ये नहीं करते। हम बाकी बाकी सिंगल जिसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, IHC किया, फिश किया, ऐसे एक 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 करके हम जाते हैं। कभी कभी बहुत ही अर्जेंट होगा तो फिर क्या करते हैं वो लोग, जो ये जीन्स का टेस्ट है, उस ब्लड लेते हैं, और वो ब्लड से फट से करके ये टेस्ट हो सकता है। तो सभी टेस्ट हम बायोप्सी पे कर सकते हैं, हम सुई डाल के पानी निकाले हुए उसमें से कर सकते हैं, या ब्लड में से कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, NGS में आपको सब डिटेल मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव भी नहीं आता, तो तुम बहुत आस लगा के बैठते हो कि हाँ हमारा हमको कुछ आएगा इसमें से। तो अगर देखा जाए तो 40 या 50% तक ये सब जीन्स आने के चांसेस रहते हैं अपने इंडियन पॉपुलेशन में। बट 100% कभी नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि ये तो आते ही है, लेकिन वो ड्रग्स इतने महंगे रहते हैं कि वापस उस ड्रग के अगेंस्ट पैसे देने के लिए पेशेंट के पास पैसे नहीं होते। कभी NGOs हेल्प करते, कोई सोशल वर्कर हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के इसको समझना जरूरी है। कभी कभी आप देते हो टिश्यू, कभी कभी टेस्ट काम नहीं करता, तो आपको लगता है इतना महंगा टेस्ट है, काम नहीं किया। लेकिन ये सब चीजें ट्यूमर पे डिपेंड करती है, ट्यूमर कितना प्रमाण में उस टिश्यू में है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये हमको स्टार्टिंग में नहीं, वो एक बार प्रोसेस 3 हफ्ते का प्रोसेस रहता है, उसके एंड में ही पता चलता है। ठीक है, सो आया रिपोर्ट उसमें अच्छा और आपको ट्रीटमेंट मिली तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा ही उसमें कुछ आएगा और उसके अगेंस्ट ड्रग रहेगा ऐसे जरूरी नहीं। बट कभी आता है तो एटलीस्ट अपने को पता चलता है कि किस प्रकार का ट्यूमर है, कि अच्छा है ट्यूमर, कि बहुत बुरा है, कि बहुत बहुत ही बुरा है। तो इसमें पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ऐसे करके पूरा एक कैंसर जो है वो ऐसे एक डॉक्टर का ये नहीं है, वो एक टीम वर्क है। उसमें आपको सब जगह पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, रेडिएशन वाला चाहिए, लाइट वाले चाहिए, फिर पैथोलॉजिस्ट चाहिए, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट चाहिए, PhD डॉक्टर्स चाहिए। ऐसे करके एक लंग कैंसर में तो आज के दिन में हर ट्यूमर का एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ही टेस्टिंग होता है। अगर आप 10 पेशेंट देखोगे, हर पेशेंट का अगर आप एक के बाद एक के बाद एक देखोगे, हर एक का अलग अलग लेवल का जीन्स का ये रहेगा। इसलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते आपको ये ट्रीटमेंट चालू है, मुझे ये ट्रीटमेंट चालू है। वो जमाना ही गया कि सबको एक प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना। अभी कभी कभी क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट में एक आया रिपोर्ट, आपका दवाई स्टार्ट होगा, आपने लेना भी स्टार्ट कर दिया ओरल दवाई। फिर क्या होगा, थोड़े दिन तक अच्छा लग सकता है, फिर बाद में वापस तकलीफ हो सकती है। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसमें कुछ दवाई गलत वगैरह कुछ नहीं, वो ट्यूमर का बिहेवियर ही वैसा रहता है कि थोड़े दिन तक वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर उसके बाद वो अपना भी एक एडजस्टमेंट करके दूसरा क्लोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तभी आप वापस आते हो, तभी वो लोग इमेजिंग तस्वीर निकालते हैं, देखते हैं कि ये ट्यूमर बढ़ गया है, ये कम हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी जब प्रोग्रेस होता है, जब एक कोई म्यूटेशन आने के जीन्स खराब है, उसके अगेन ट्रीटमेंट दिया तो भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर क्या करते हैं, वापस डॉक्टर बोलते हैं इसका बायोप्सी करना पड़ेगा या ब्लड टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो लंग कैंसर ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्टिंग किया और उसका ट्यूमर आ गया और ट्रीटमेंट हो गया। नहीं, वो जब पेशेंट ट्रीटमेंट भी ले रहा है,
उसका एक ड्यूरेशन भी चल रहा है, फिर भी इमेजिंग में अगर दिखा कि बहुत जगह पे स्प्रेड हो रहा है, वापस आपको रिपीट बायोप्सी करना पड़ेगा या ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, और वापस ये टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं जैसे एनजीएस। तो उसमें पता चलता है कि जिसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट दिया है वो तो कम हो गया, अभी दूसरा जीन आ गया, उसके अगेंस्ट दूसरा ड्रग रहेगा। तो ऐसे करके ये थोड़ा ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। बट कभी कभी अपने को ऐसा लगता है, अरे ये डॉक्टर बार बार टेस्ट करने को बोल रहे हैं, ये ठीक है क्या, कि ये पैसे लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो लंग कैंसर में आज के डेट में ये बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत जो लंग कनेक्ट है बहुत ही अच्छा ग्रुप है, ताकि जिधर सब पेशेंट्स मिलते हैं एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से क्वेरीज पूछ पूछ सकते हैं। और कभी कभी ना ये सब डिस्कशन करके ही बहुत मेंटल स्टेबिलिटी भी आता है। दवाई से तो तुम अपना बीमारी ठीक कर सकते हो, लेकिन ये जो मेंटल सपोर्ट है जो आपको दूसरे पेशेंट को देख के जो मिलता है, वो कॉन्फिडेंस ही अलग चीज है। और इसलिए मैं वेरी थैंकफुल टू दिस ग्रुप कि ये सब चीजें आप इतना कोऑर्डिनेट कर रहे हो। एंड आई थिंक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में मेरे को इतना ही बताना है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।